जोधपुर के सम्राट अशोक उद्यान में आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले को लेकर राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बिनाका जयेश मालू व जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को आयोजन स्थल का दौरा किया। इस दौरान मेला स्थल पर आगमन, निकासी व अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ ही तथा प्रांगण में लोक कलाकारों के प्रस्तुति स्थल व ओपन एयर थिएटर को कार्यक्रम के लिए सुसज्जित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देश दुनिया में कला कुंभ के रूप में खास पहचान रखने वाला राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेला इस बार 15 राज्यों के 1000 से अधिक लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी परंपरागत लोक सांस्कृतिक कलाओं से रूबरू करवाएगा। इस दौरान पुलिस उपायुक्त गौरव यादव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त नवनीत कुमार, जेडीए उपायुक्त राकेश कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। जी बताएं, आज आप अशोक उद्यान का अवलोकन करने गए थे, किस बाबत है और क्या अशोक उद्यान में हम 18, 19 और 20 फरवरी को 25वां लोकानुरंजन मेला आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब करेंगे और जय नारायण व्यास जी को समर्पित उनकी जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जहां हम कम से कम 14-15 राज्यों के लगभग 1000 कलाकारों को बुला रहे हैं, तो उसमें आपको लगेगा कि जैसे पूरा भारत एक जगह समाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की जितनी कलाएं हैं, चाहे लंगा हो, कालबेलिया हो, मांगणियार हो, भपंग हो, उसके साथ में घूमर हो, चरी हो, कठपुतली है, या जितनी भी तरह की राजस्थान की विधाएं हैं, राजस्थान की कलाएं हैं, वो सब होंगी। और इसी के साथ ही कहीं आपको पंजाब नज़र आएगा, कहीं महाराष्ट्र, कहीं आपको आसाम, हरियाणा, मणिपुर, उड़ीसा, ये सारे ही राज्यों के कलाकार जहां अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। और आज हम उसी का निरीक्षण करने अशोक उद्यान गए थे, जिसमें हमारे साथ कलेक्टर साहब, राजस्थान मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्रद्धेय रमेश बोराणा साहब और जिला प्रशासन, ये सब साथ थे। और जेडीए के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। आगामी 20 से 22 मार्च तक राजस्थान निर्यात संबंधन परिषद और रीको के संयुक्त तत्वाधान में बोरानाड़ा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित होने वाले राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो 2023 में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रथम डॉक्टर भास्कर बिश्नोई की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बिश्नोई ने इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल, विद्युत, डोम व्यवस्था, स्टेज सुरक्षा, इवेंट के प्रचार प्रसार, सौंदर्यीकरण, सफाई तथा सड़कों का रखरखाव, चिकित्सा व्यवस्था आदि के लिए संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से नाचना ठाकुर विक्रम सिंह ने दावेदारी पेश कर दी है। विक्रम सिंह ने नाचना हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख से लेकर पोखरण व जैसलमेर विधानसभा में सबके साथ रहा, जिसके चलते जिले भर से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। दावेदारी तो मैं पिछले चुनाव में भी करी थी और दावेदारी प्रबल रूप से है। आगे जनता और पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। जिनको भी पार्टी का सिंबल पार्टी देगी, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर, मैं पिछले 3 चुनावों से लगातार सबके साथ रहा हूँ, चाहे वो प्रमुख के चुनाव हों, चाहे पोखरण के चुनाव हों, चाहे जैसलमेर के चुनाव हों। जहाँ भी पार्टी ने बोला, जिनको भी टिकट दिया, उनके साथ मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ में कार्य किया है और पार्टी के हित में कार्य लगातार मैं करता रहा हूँ, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो, चाहे प्रधान प्रमुख के इलेक्शन हो। आप देखें तो सभी जगह मदद करने के लिए मैं आधी रात को तैयार रहा और वो पार्टी देख रही है, जो निरंतर हम कार्य कर रहे हैं पार्टी के हित में, तो वो पार्टी देखेगी और आगे युवाओं को मौका मिलेगा। ऐसे भी हमको सर वोटर्स के बेस पे देखा जाए तो किस तरह से प्रोफाइल पेश करेंगे आप? वोटर्स में बताना चाहूँगा कि वोटर्स का बड़ा आशीर्वाद है। मैं पूरा जिला, अभी ये जो हमारी 10 दिन की आक्रोश यात्रा थी, पूरी जगह पूरे राजस्थान में करीब 2-3 दिन चली। मैं एक भी दिन यहाँ आक्रोश यात्रा से दूर नहीं रहा। लगातार 11 दिन मैं आक्रोश यात्रा में साथ रहा, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ में।
पूरे ज़िले में बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिला। आपने वो फोटो में और वीडियो के माध्यम से देखा होगा। शहर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सभी वर्गों का शहर में रहने वाले 36 कौम शहर में रहती है। 36 कौम का बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद आज ही से नहीं, पीढ़ियों से रहा है और आज भी वो बरकरार है। और यही एक जो हमारा परिवार है, ये खुला घर है। आप देखते हैं मैं सुबह आके बाहर बैठता हूँ और लगातार दिन भर लोगों से मिलता हूँ और कोई ऑफिस भी नहीं है, खुले में ही बाहर ही बैठकर मैं सभी के साथ में मंत्रणा करता हूँ, मिलता जुलता हूँ। युवाओं का मुझे लगता है अति स्नेह है और आशीर्वाद है, बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है। देवनगर थाना क्षेत्र में एक घर पर आधी रात को परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल बम फेंकने का वीडियो सामने आया है। घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है। देवनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीपी प्रेम धनदे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई। देवनगर थाना पुलिस की टीम ने आरोपियों को ट्रेस कर लिया। पुलिस ने इसे आपसी लेन देन की वजह से किया गया हमला बताया। पुलिस ने बताया कि देवनगर थाना क्षेत्र के बारवी रोड चौराहे के पास भाटोकाबास निवासी उर्मिला राठी ने इस प्रकरण को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया है कि 12 फरवरी तड़के 3 बजे उनके घर के बाहर 2 युवक बाइक लेकर पहुंचे। उनके पास कांच की बोतल थी जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था। इसमें उसे आग लगाकर पीड़ित पक्ष के घर पर फेंक दिया। हमले से घर के अंदर कांच ही कांच बिखर गया और दीवारें काली हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 युवक एक बाइक पर आते हैं, बोतल घर में फेंक देते हैं। एसीपी प्रतापनगर प्रेम धनदे के अनुसार आपसी लेन देन के विवाद के चलते घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस थाना देवनगर के अंदर बारवी रोड चौराहे के पास में एक घटना हुई है जिसमें उर्मिला राठी करके महिला है, जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि 11 और 12 की मध्य रात्रि लगभग 3:30 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों ने घर पर पेट्रोल की बोतल के अंदर आग लगा के फेंक दिया है, जिससे कि आग लग गई थी वहाँ पे, जिसके अंदर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 436 IPC में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है और अज्ञात व्यक्ति जो है उनको ट्रेस भी कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। क्या कोई विवाद में कुछ बात लेन देन के पैसों की लेन देन को लेकर कुछ जानकारी आई है, किंतु अभी पुख्ता नहीं है। जो भी रहेगा आगे अनुसंधान में क्लियर करेंगे। जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में RTI के तहत पढ़ रहे बच्चों को स्कूल प्रबंधन की ओर से जबरन TC ले जाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है और अभिभावकों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में स्कूल प्रबंधन की ओर से इस स्कूल का स्थान परिवर्तित कर दिया गया और बच्चों पर जबरन TC ले जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आखिर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें धोखे में रखकर OTP नंबर प्राप्त कर लिए और उन बच्चों का RT के तहत एडमिशन निरस्त कर दिया। अपने बच्चों का RT के तहत फॉर्म भरा था। जो स्कूल वाले ने कहा था कि आप कह रहे हैं वो कि हम लोग आपके बच्चों को बाहर निकालेंगे। हमने पूछा कि किस कारण से, तो क्या हमारी स्कूल बंद हो रही है। तो वो स्कूल बाकी बच्चों को सबने उन्होंने CHV ट्रांसफ़र कर दिया और हमारे बच्चों को वो लोग ट्रांसफ़र नहीं कर रहे और कह रहे जो आपके फ़ोन में OTP आए वो OTP हमको ट्रांसफ़र दे दो, जो हम लोग आपके बच्चों को TC दे देंगे। प्लीज़ हमने अपनी एप्लीकेशन जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर वगैरह सब जगह एप्लीकेशन लगा दी, पर हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है अभी तक। प्लीज़ जिला शिक्षा अधिकारी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमको, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रोज़ लेके नहीं घूम सकते। प्लीज़ हमको इंसाफ दो, हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, एजुकेशन लाइफ। प्लीज़ सर रिक्वेस्ट यू कि हमारे बच्चों को इंसाफ दीजिए। हमारे बच्चों का भी आपका परिचय एजुकेशन के तहत पढ़ने का, ऐसे शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार पर भी ये भेदभाव कर रहे हैं। IIT के स्टूडेंट को यहाँ इकट्ठा कर रखा है, ना पढ़ाई करा रहे, ना कोई बात। बच्चों के एग्जाम आगे उनका फ्यूचर का सवाल है और बाकी जो फीस भर रहे हैं ना उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रखा है CHB में। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सेंट्रल एकेडमी शास्त्री नगर ब्रांच में, जिससे कि ये योजना सरकारी योजना के तहत हमारे बच्चे RT की योजना के तहत यहाँ एडमिशन हुआ गया था। अब ये ब्रांच, ये स्कूल बेच दी है, ये कह के हमारे सभी स्टूडेंट बच्चों को कह रहे हैं कि आप सब TC ले लीजिए और अगर आप आगे पढ़ाना चाहते हैं इस बच्चों को तो आगे आपकी फ़ीस लगेगी। अब हम बताइए कहाँ से ये फ़ीस दे, जबकि अभी इस बजट में खुद CM साहब ने नई घोषणा की है कि हम इसको 12th तक पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन ये घोषणा यही स्कूल वाले उन्हीं योजना की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं यहाँ पे। इस कारण हम कलेक्टर ऑफिस भी जाके आए और शिक्षा विभाग भी जाके आए, जहाँ हमें ये कहा गया कि आप यहाँ आज सोमवार के दिन यहाँ आप सब इकट्ठे होकर हमसे मिलना और हम आपके यहाँ ये बात करेंगे। लेकिन आज वहाँ से भी कोई नहीं आया और अब सब यहाँ उनका वेट कर रहे हैं।
पीपा रोड रायकाबाग रेलखंड पर चल रहे रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण जोधपुर जयपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस मंगलवार से आवागमन में 4 फेरे पूर्ण रद्द करेगी। डीआरएम गीतिका पांडे ने बताया कि जोधपुर मंडल के पीपा रोड रायकाबाग रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के तहत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रगति पर होने के कारण रेल सेवा 22977, 22978 जयपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट मंगलवार से 17 फरवरी तक आवागमन में 4 फेरे पूर्ण रूप से रद्द रहेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के फुलेरा से रायकाबाग के बीच 253 किलोमीटर रूट खंड पर रेल दोहरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके तहत कुचामन सिटी से पीपाड़ रोड तक का कार्य पूरा हो चुका है तथा पीपाड़ रोड से रायकाबाग के बीच 44 किलोमीटर खंड पर दोहरीकरण कार्य अंतिम चरण में है, जिसे जल्द पूरा करवाने के पश्चात डबल लाइन पर ट्रेनें संचालित होने लगेंगी और क्रॉसिंग में लगने वाले समय में बचत से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी के 68वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर के पावटा स्थित मीरा गार्डन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता व पार्षद प्रत्याशी परमेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जन नेता व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी का 68वां जन्मदिवस सेवा कार्य के रूप में मनाते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद अस्पतालों में बढ़ती रक्त की कमी को देखते हुए किसी भी जन्मदिन पर रक्तदान से बढ़कर कोई उपहार नहीं हो सकता। राठौड़ ने बताया कि शिविर में 68 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदाताओं की हौसला अफजाई के लिए उन्हें राज्य मंत्री की तस्वीर पर चांदी का सिक्का लगा उपहार स्वरूप दिया गया। साथ ही इस अवसर पर गौशाला में 51 किलो लापसी बनाकर गाय माता को खिलाई गई। रक्तदाताओं की हौसला अफजाई के लिए शिविर के दौरान महापौर कुंती परिहार, उप महापौर अब्दुल करीम जोनी, वीपी कूड आदि मौजूद रहे। जोधपुर शहर में 22 फरवरी से होने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के योग महोत्सव की तैयारी रविवार शाम से शुरू हुई, जिसके अंतर्गत 13 फरवरी को योग महोत्सव के पोस्टर का विमोचन आर्ट ऑफ लिविंग के जोधपुर चैप्टर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग व स्वयंसेवक की उपस्थिति में पूरा हुआ। मीडिया कोऑर्डिनेटर शिवानी व्यास ने बताया कि योग महोत्सव 5 दिवसीय योग शिविर है। 22 से 26 फरवरी को गीता भवन में सुबह 6 से 8 व दोपहर 12 से 2 व शाम 6 से 8 बजे किया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक व जोधपुर के सीनियर व अनुभवी योग प्रशिक्षक द्वारा योग, प्राणायाम व ध्यान का अनुभव साझा किया जाएगा। और जोधपुर में हो रहे योग महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य योग के द्वारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को महत्वता देना है। तो जैसा कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि शांति एक मनुष्य का स्वभाव है, बट हम जैसे ही दुनिया में बाहर जाते हैं, काम की जगहों पर जाते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है। तो योग के माध्यम से हम इसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ आसन है, सिर्फ शारीरिक लेवल, बॉडी लेवल पे प्रैक्टिस है, बट ऐसा नहीं है। इससे मन और बाकी भावनाओं के स्तर पर भी बड़ा काम होता है। तो इसी कड़ी में हम जोधपुर में योग महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। 22 से 26 फरवरी गीता भवन में इसका आयोजन होगा। यह 3 बैचेस में होगा। आप सभी भी इससे जुड़ सकते हैं। आपका भी स्वागत है। कोटा में एमबीएस अस्पताल में एक अनूठा मामला सामने आया है। रावतभाटा निवासी दुल्हन शादी की रस्म के दौरान सीढ़ियों से गिर गई। उसे कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था। इसी दौरान रामगंज मंडी क्षेत्र से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने एमबीएस अस्पताल पहुंच गया, जहां पर व्हीलचेयर पर दुल्हन मधु ने दूल्हे को वरमाला डाली और उसकी मांग में सिंदूर भरा। हालांकि फेरों की रस्म दुल्हन के ठीक होने के बाद होगी। इस अनोखी शादी में अस्पताल का स्टाफ बाराती बनकर मौके पर मौजूद रहा। किस तरह से आपके अरमान जो दूर हो गए थे, पति ने, आपके जीवन साथी ने आपकी फीलिंग को समझी और पूरे अनुमान कर दिया, किस तरह से घटना हुई, पूरा मामला बताओ। पूरा हमारे माताजी पूजन वगैरह सब कुछ हो गया था, ढोले कलश भी हो गई थी, बस हल्दी प्रोग्राम था। तो हल्दी प्रोग्राम के लिए तैयार होने जा रही थी तो एकदम से सीढ़ियों पे पाँव फिसला तो नीचे गिर गई। नीचे गिरते से ही न फिर ये अस्पताल ले गए तो हाथ में फ्रैक्चर वगैरह और ये हो गया। तो शादी भी पोस्टपोन कर दी। तो उनकी फैमिली और सबने बोला कि नहीं, शादी हम पोस्टपोन नहीं करेंगे और हम जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त में शादी करेंगे। तो यहीं आके उन्होंने जो रस्म थी आधी अधूरी वो रस्म कर दी। आपने कभी सपने में सोचा था कि ऐसा जीवन साथी मिलेगा? तो नहीं सोचा था कभी भी। और इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, बहुत अच्छे। क्या नाम है उनका? पंकज राठौड़। कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं? बहुपुरा। इलेक्ट्रिक इसकी दुकान है, गाड़ी वगैरह तो इलेक्ट्रिक की दुकान है, लाइट में। कभी सोचा था आपने सपने में किस तरह से यहाँ एमबीएस अस्पताल के प्रबंधन ने भी आपको? कभी नहीं सोचा था। इतने अच्छे अरमान थे शादी के, ये करेंगे वो करेंगे, मगर यहाँ कैसी शादी होगी वो नहीं सोचा था। नहीं, लेकिन पूरे स्टाफ ने जिस तरह से सबने साथ दिया और सबने वो अच्छा करा है। सबने सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
विवाह पिक्चर की आप बात कर रहे थे। हाँ, विवाह जैसे विवाह पिक्चर में आता ना, पूरा वैसा का वैसे हमारे साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या क्या कहना है जीवन साथी के बारे में? ऐसे लाइफ पार्टनर किसी को नहीं मिलते जैसे मेरे को मिले, बहुत अच्छा है। मगर ये टेंशन मैंने ज़्यादा ले ली थी कि ये कारण के जैसे ना मेरी शादी होगी या नहीं होगी, ज़्यादा स्ट्रेस यही हो गया था बस। इस वजह से ही ज़्यादा चक्कर वगैरह हो गए। स्ट्रेस में आ गए थे आप? बहुत ज़्यादा ही चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा ही होने लग गए थे। और जिस तरह से उन्होंने सरप्राइज दिया तो पता था आपको? नहीं पता था, बस यही सोची थी कि होगी भी या नहीं होगी शादी। शादी के कार्ड सब हो गए थे, सब मेहमान भी आ गए थे। आधे से ज़्यादा मेहमान तो घर पे ही थे। घर में कितनी शादी थी? 2 शादी थी, एक भैया की थी और एक मेरी थी। तो भैया की हो गई थी, सब लोग बारात में और इसमें गए थे, तो मैं घर पे ही थी, सब साथ में थे। तो बस वो फोटो देख के ये करके ही बस ज़्यादा वो दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि सब इतना एंजॉय करो और मैं घर पे अकेली। अब पति ने जो सरप्राइज वाली शादी की उसकी ज़्यादा खुशी है, घर पे शादी होती है उसकी ज़्यादा खुशी थी? अच्छा, इतना साथ दिया मेरा, और इस स्थिति में मेरे साथ शादी करी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यादगार शादी है, बहुत लाइफ में हमेशा याद रखूंगी। जिंदगी में आप लाइफ पार्टनर ने जो खुशी दी आपको, क्या बहुत अच्छी खुशी दी है। मैं भी कोशिश करूँगी कि हर समय में उनका साथ दूँगी। ये या और किसी के साथ भी ये घटना हो जाती है, या फिर एक घटना पहले भी हुई थी किसी के साथ में, तो उनकी सगाई हो गई थी, तो ये शादी छोड़ दी। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं चाहूँगी कि हर एक लड़की को ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए जो कि हर मुश्किल में उसका साथ दे, ऐसी हालत में भी जैसे मेरा साथ दिया। आपका नाम बताइए। मधु राठौर। केशव नरसिंह खांडे का स्मृति में खांडे का फुटबॉल क्लब की ओर से उमेद स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल कप पर 70 साल बाद पहली बार जालब मोहल्ला टीम ने कब्जा कर लिया है। जालब की टीम ने अब तक की 5 बार की चैंपियन वीर मोहल्ला को सडन डेथ में 7-6 से हराकर कप अपने नाम किया। प्रतियोगिता में निर्धारित समय में दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर रही, जिसके बाद मैच टाई ब्रेकर में गया, लेकिन आखिरकार सडन डेथ में जालब ने मैच जीत लिया। जालब की ओर से निर्धारित समय में देव जोशी और अभय पुरोहित ने 1-1 गोल किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जालब की पूरी टीम एवं क्षेत्रवासियों ने शहर के भीतरी क्षेत्र में हनुमान चौक से फतेहपोल तक विजयी जुलूस निकाला, जहां विभिन्न मोहल्लों द्वारा पुष्प वर्षा कर खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकायुक्त जस्टिस पी.के. लोहरा व सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास थे। अध्यक्षता शहर भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने की। आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के साथ अतिथियों ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस वीडियो ने पूरे विश्व में एक शिक्षक के प्रति सम्मान की परंपरा कायम है। इस वीडियो को भी नमन करता हूँ। समझता हूँ शिक्षक को इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। 70 वर्षों से भी अधिक समय लगातार फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना निश्चित रूप से पुष्कला समाज के लिए गौरव की बात है। और उससे भी अधिक जिस वीडियो ने इस परंपरा को कायम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम निश्चित रूप से समस्त पुष्कला समाज की जीवंतता होने का मैं सभी आयोजन समिति के सदस्यों को बधाई देता हूँ। अच्छे कार्यक्रम के लिए और जिस तरह से लगन के साथ उसके 20-25 दिनों के भीतर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सभी को धन्यवाद। हाँ बताएं। उसके नाम पे किया जा रहा है, सत्तरवां है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे स्कूलों के अंदर ड्रिल होता था, ये खिलाड़ी के क्लास होते थे, ये सारे होते थे। ये खूब अच्छे खिलाड़ी होते थे, काफ़ी अच्छा है और ब्राह्मण का है। और ये अनुशासन के साथ ये काम होता है और अनुशासन रहता है। यहाँ के आयोजक राजेश मेहरा सब में मिल करके टीम बना करके इन्होंने जो किया है ये बहुत सराहनीय है। और मैं चाहूँगी अगले साल भगवान करें इसको बहुत समाज में पिछले 70 वर्षों से हो रही है। और मेरा ये मानना है
और जो भी टीम जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गेम की जो भावना है, खेल की भावनाओं को समझ के खेला जाना चाहिए। और जो आयोजन समिति को उन्होंने जो ये आयोजन किया है बहुत ही अच्छा किया है और आज बहुत ही अच्छा फाइनल मैच हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से जो है इस प्रतियोगिता को आयोजित की जाएगी और सफल रूप से आयोजित बहुत ही ऐसा विशेष ये खेल है, पिछले 70-80 सालों से खेला जाता है। सभी लोगों की टीमें इसे पार्टिसिपेट करती है और बहुत ही इंतजाम में बहुत ही खिलाड़ी शक्ति से खेलते हैं। खेल बनने से खेलते हैं। इस बार भी जो किया जा रहा है आज के कार्यक्रम के लिए खेलते थे और श्रीकांत विद्यास सभी लोग समाज के लोग आशा करते हैं कि बदलाव के प्रति समाज है आगे बढ़ते हैं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर द्वारा स्थानीय कार्यालय जोधपुर खादी बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत खादी कपड़े पर काश्तकारी प्रशिक्षण हेतु ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र नीमा नीमड़ी रोड मंडोर में सोमवार से 1 माह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जोधपुर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा द्वारा किया गया। उन्होंने सीख रही महिलाओं से आह्वान किया कि आप गंभीरता से सीखें और परिवार में आप आर्थिक रूप से संबल बन अपने परिवार की सहायक बने। कार्यक्रम में राजस्थान जेल विकास बोर्ड सदस्य गीता बरवट ने भी महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं दी। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।